पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने कुछ फंक्शन थे वो बता चुके थे, जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट था, एक डिवाइस मैनेजमेंट था और एक मेमोरी मैनेजमेंट। ये तीन हमने उस वीडियो में बता दिए थे। अब इसमें फोर्थ फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करता है हमारी सभी फाइल्स को, फोल्डर्स को और डायरेक्टरी को, जो कि हमारे कंप्यूटर में हैं इस समय। एनी डेटा ऑफ ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द देम यूजिंग फाइल एलोकेशन टेबल। ये कहना है कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो वो कंप्यूटर में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो या तो फाइल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, फाइल्स की फॉर्म में होता है जनरली जो हम डेटा स्टोर करते हैं। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने यहाँ एक फाइल एलोकेशन टेबल होती है, वो अपनी एक टेबल बनाता है, इसको फैट टेबल कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी फैट की, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, जिसमें वो फाइल की इन्फॉर्मेशन रखता है। अब फाइल से रिलेटेड वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे इसका फाइल का नेम रखता है, टाइप रखता है, किस तरह की फ़ाइल है, वो टेक्स्ट टाइप है या बाइनरी टाइप की फ़ाइल है, उसका साइज़ रखता है, स्टार्टिंग एड्रेस रखता है, एक्सेसिंग मोड भी इसका रखता है कि किस तरह का एक्सेसिंग मोड है, इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है इसका। और बहुत सारी फाइल मैनेजर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, फाइल मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप फाइल मैनेजर है। तो फाइल मैनेजर क्या करता है कि जो भी हेल्प करता है हमारी किसी फाइल को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में, कॉपी करने में, एलोकेट मेमोरी करने में। एलोकेट मेमोरी का मतलब है अगर हम उस फाइल कहीं और सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए एलोकेट मेमोरी करता है हमारे लिए। फाइल का साइज़ अगर बड़ा हो जाता है तो मेमोरी का साइज़ बढ़ाता है वो। तो ये सब काम वो करता है और फैट को भी अपडेट कर देता है, उसी हिसाब से फैट को अपडेट कर देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो टेक केयर दैट द फाइल्स आर ओपन विथ प्रॉपर एक्सेस राइट टू रीड और एडिट दैम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी टेक केयर करता है इस बारे में कि जो हम फाइल खोल रहे हैं उसका हमको प्रॉपर एक्सेस मिले, ताकि हम उस पर कुछ एडिट कर सकें और उसको पढ़ भी सकें। ओके, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर कुछ टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए गए हैं। जैसे पहला टाइप है उसका सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि ये नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसमें सिंगल यूज़र ही होता है और एक बार में एक ही टास्क चलाई जा सकती है, यानी कि एक बार में एक कंप्यूटर पर एक यूज़र काम कर सकता है और वो एक बार में एक ही टास्क को चला सकता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, वो इसका एग्जांपल है सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि MS-DOS जो होता था वो कमांड प्रॉम्प्ट होता था, उसमें कमांड बेस्ड चलते थे, सब में कमांड चलाए जाते थे, ठीक है ना। तो वो इसलिए जो है उसको सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सेम डेटा या सेम एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा यूज़र एक ही समय पर यूज़ कर सके तो वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और इसके साथ साथ वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकें। अगर किसी जगह 10 यूज़र हैं, सेम इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, सेम एप्लीकेशन चला रहे हैं वो, तो वो साथ साथ आपस में बात भी कर सकें, कम्युनिकेट भी कर सकें एक साथ एक दूसरे से। तो लाइनेक्स एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स और यूनिक्स जो है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव 2 और मोर प्रोसेसर फॉर ए सिंगल रनिंग प्रोसेस। यानी कि कह रहे हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर को कंटेन करता है एक प्रोसेस के लिए, एक रनिंग प्रोसेस के लिए
दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर वर्क करते हैं। प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन पैरेलल, और प्रोसेसिंग जो होती है उसको पैरेलल चलती है, एंड इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 7 आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स है, लाइनक्स है और विंडोज 7 इसके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क और प्रोसेस कंकरेंटली। इसमें क्या होता है कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है हमको, इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन प्रोसेस, यानी एक बार में एक से ज़्यादा टास्क हम प्रोसेस कर सकते हैं लगा एक साथ। फॉर दिस द प्रोसेसर टाइम इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट टास्क। इसके लिए प्रोसेसर के टाइम को डिफरेंट टास्क के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। द डिवीज़न ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम शेयरिंग, और जो टाइम को डिवाइड किया जाता है उसको टाइम शेयरिंग कहा जाता है। कि जैसे मान लो आप 4 प्रोसेस चला रहे हैं एक साथ, जैसे कोई आप गाना सुन रहे हैं, कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं, तो मान लीजिए 4 टास्क चल रहे हैं। अब 4 टास्क एक बार में एक साथ कैसे चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, उन चारों के लिए डिवाइड कर देगा टाइम को, ठीक है, उन चारों के लिए टाइम डिवाइड कर देगा कि इसको इतना टाइम, इसको इतना टाइम, इसको इतना टाइम, जितना चाहिए प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो डिवाइड कर देगा। इसको टाइम शेयरिंग कहा जाता है। डिवीज़न ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम शेयरिंग। द प्रोसेसर स्विचेज रैपिडली बिटवीन वेरियस प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है इनके बीच में रैपिडली स्विच करता है वो, जैसे किसी का टाइम पूरा हो गया, उसे और टाइम चाहिए, तो फिर दूसरी चलाएगा, तीसरी चलाएगा, चौथी चलाएगा, फिर वापस उसको वेटिंग में लगा देगा, फिर उसको दोबारा से टाइम मिल जाएगा। यानी कि हर प्रोसेस के पास टाइम रहे लगातार, ऐसा भी वो देखता है, रैपिडली स्विच करता है इसलिए इन एप्लीकेशंस के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक रोबोटिक्स। ये भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक से ज़्यादा टास्क एक बार में परफॉर्म की जा सकती हैं इसमें, और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए लेकिन ये बनाया गया है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह है। इसके अलावा इसका एग्जांपल जैसे इसमें एक चीज़ और दी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द टास्क हैव टू बी डन विद इन फिक्स डेडलाइन। यानी कि टास्क जो है हमारा एक फिक्स डेडलाइन के अंतर्गत कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो हम तो परफॉर्मेंस इसकी गुड है। अगर वो डेडलाइन के अंदर फिनिश नहीं होता है तो एक सिचुएशन अराइज होती है वहाँ पर, उसको कहते हैं डेडलाइन ओवररन सिचुएशन। अब जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल, जैसे मान लो कहीं थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है, तो हम उसमें थंब लगाते हैं, ठीक है। थंब लगाने पर हम जैसे उसमें थंब लगाते हैं तो उसका एक टाइम होता है, फिक्स डेडलाइन है कि 10 सेकंड में अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा थंब लगाना पड़ेगा। फिर थंब लगाया, फिर उसकी फिक्स डेडलाइन है कि 10 सेकंड के अंदर कर लेता तो ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा बार करते हैं तो वो क्या होगा, फिर आपका अंगूठा लेगा नहीं, वो मना कर देगा। वो क्या हो जाएगा कि डेडलाइन ओवररन सिचुएशन आ गई वहाँ पर, ठीक है ना। एक फिक्स डेडलाइन के अंदर काम होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर डेडलाइन ओवररन सिचुएशन हो जाती है। तो उसने 3 अटैम्प्ट दिए। अब मान लो कहीं पर हम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड अगर हम 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई मिलती है उसकी हमें, अगर हमारी ट्राई उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है, वो डेडलाइन ओवररन सिचुएशन आ जाती है वहाँ पर। फिर उतनी देर के बाद वो दोबारा स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं इनमें फिक्स डेडलाइन दी होती है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑन ए नेटवर्क डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। ये कह रहे हैं कि जो नेटवर्क पर डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है और प्रोसेस होता है डिफरेंट मशीन्स पर। यही बात ठीक है, कोई भी हमारा जो डेटा है वो मशीन डिफरेंट मशीन पर स्टोर्ड है, नेट पर तो कोई एक मशीन तो है नहीं वहाँ। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन नेटवर्क एज इट अलाउज शेयर्ड डेटा फाइल्स टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क इन ट्रांसपेरेंट मैनर। ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को यूज़ करके
उन फाइलों को शेयर करता है, डेटा को या फाइल्स को, और किसी भी मशीन से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किसी भी मशीन से हम कोई भी डेटा को या फाइल को शेयर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल होता है सबसे बढ़िया रिमोट लॉगिन, जिस बार पहले ही पढ़ा हुआ तो मैं टेलनेट है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो रिमोट लॉगिन होता है, यानी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जैसे हम अपने घर पर बैठे हुए हैं और हमें दूसरे के मशीन से हमें कोई डेटा एक्सेस करना है, तो हम उसकी कंप्यूटर की आईडी अपने आप को लेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें हम उसकी आईडी डाल देंगे। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका कंप्यूटर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और हम उसकी कंप्यूटर से जो भी चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट मैनर इसलिए क्योंकि उसने हमें परमिशन दी और वो हम उससे क्या ले रहे हैं वो ये देख भी रहा है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। तो रिमोट लॉगिन जनरली इसमें यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम सभी है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई विशेष मतलब नहीं है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रखते हैं, यानी कि GUI बेस्ड है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जिसमें हम ग्राफिकली कुछ भी देख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं, पिक्चर चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। तो वो हम जो भी चीज़ ऐसी ग्राफिकली कर सकते हैं, कुछ पेंट बना सकते हैं, पेंट में कुछ 3D पिक्चर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं मतलब। तो इस तरह की चीज़ें हम केवल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें होता है वही कर सकते हैं। तो आजकल इंटरेक्टिव सिस्टम सभी है, हम सब कुछ सब कंप्यूटर में कर सकते हैं, यूनिक्स में, लाइनक्स में, विंडोज़ में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। इसके बाद आता है कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ उन्होंने बताए हैं। जैसे एक तो विंडोज़ है, विंडोज़ तो प्योरली GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसके बहुत सारे वर्जन इस समय मौजूद हैं। जैसे विंडो 95 से स्टार्ट हुआ था, ये विंडो 95 आया, फिर उसके बाद 98 आया, इसी तरह से विंडो XP आया, फिर 7 आया, फिर विंडो 8 आया और उस समय लेटेस्ट जो चल रही है वो विंडो 10 है। इसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। लाइनक्स जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको हम इंटरनेट वगैरह से कहीं से भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पूरा सोर्स कोड हमें मिल जाता है। हम चाहें तो उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी किसी को हम दे भी सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है बिल्कुल। तीसरा होता है इसमें बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है GNU या लाइनक्स का। फोर्थ है इसमें यूनिक्स। यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग, एक बार में एक से ज़्यादा टास्क इस पर काम कर सकती है और मल्टी यूज़र भी एक बार में एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। इसको डेवलप किया गया था 1969 में बेल लैब्स में। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया था। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इसकी पोर्टेबिलिटी है। एक तो इसमें पोर्टेबिलिटी, कहीं भी ले आया जा सकता है इसको आसानी से। फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी है इसमें पावर, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है इसमें। यूनिक्स इज वाइडली यूजिंग ए नेटवर्क इन्वायरमेंट, यानी कि कहीं पर भी जहाँ नेटवर्क में सिस्टम रखे जाएंगे, यानी नेटवर्किंग यहाँ पर की जाएगी प्योर, वहाँ पर यूनिक्स का यूज़ किया जाता है। अगला है सोलारिस। सोलारिस इज ए फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है सोलारिस। ये सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था 1992 में। इसको ओरेकल सोलारिस भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो हम मोबाइल में अपने यूज़ करते हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। हम अपने मोबाइल में जनरली दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल सब स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें गूगल ने बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर इंक्लूड किए हैं
जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा हो गया है। एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे कपकेक है, हनीकॉम्ब है, आइसक्रीम है, सैंडविच है, जेली बीन है। तो इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो चल रहा है शायद किटकैट चल रहा है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही हम लिखें। हम इसके बारे में अपने मन से बनाकर भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सिम्बियन। सिम्बियन जो है मोबाइल ने बनाया, नोकिया ने बनाया था इसको। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय नोकिया डिज़ाइंड फॉर स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन सबसे पहले बनाए थे वो नोकिया ने बनाए थे। तो नोकिया उस समय ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको कि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। इसको उन्होंने गूगल से अटैच किया। इसमें गूगल के जो है जीमेल वगैरह खुल जाता है आसानी से। गूगल का ब्राउज़र इसमें इंक्लूड किया उन्होंने, क्रोम वगैरह, क्रोम से यूज़ किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया उन्होंने। तो इसके लिए पूरी तरह से उन्होंने ऐसा बनाया कि इस पर हम इंटरनेट यूज़ कर सकें। तो इसकी बहुत सारी सीरीज़ चलती थी, जैसे S60 सीरीज़ चली थी, S80 चली, S90 चली, S सीरीज़ के आते थे बहुत सारे। तो वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था। इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो हमने जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता रहे थे। तो उसमें पहला टाइप था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था। दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था उसमें पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था लैंग्वेज प्रोसेसर। तो हम लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में यहाँ बात करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर आल्सो नोन एज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर को हम ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है कि जो हमारी सोर्स लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज को वापस सोर्स लैंग्वेज में बदलता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी लैंग्वेज में, मान लो सपोज हम HTML में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, तो जो हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो ट्रांसलेटर वो काम करता है कि हमारे जो पूरा प्रोग्राम है उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में बदलता है। फिर मशीन लैंग्वेज उसको चेक करता है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो फिर उसका वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है वो फिर सब ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज से सोर्स लैंग्वेज में बदलता है और हमको दिखाई देता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है? ट्रांसलेट करना मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। तो हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। एक तो असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तो असेंबलर क्या काम करता है पहले तो ये समझ लो। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए और मशीन लैंग्वेज से वापस आउटपुट दिखाएगा वो असेंबली लैंग्वेज में। तो दोनों काम करता है। वो असेंबलर करता है केवल ये काम, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए और मशीन लैंग्वेज से वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में बदलने के लिए। तो असेंबलर बनाया गया उन्होंने केवल। फिर उन्होंने इसमें केवल असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को चेंज किया जाएगा। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर फिर 2 बनाए गए। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी क्या करते थे? ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते थे और मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को फिर वापस हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करते थे, या सोर्स लेवल के मशीन में कह सकते हो, या मशीन को वापस सोर्स में करते थे। अब जब दोनों काम ये दोनों कर रहे हैं तो फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि कंपाइलर क्या करता था कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसफ़र कर देता था। एक बार में ट्रांसफ़र किया, एक बार में उसने चेक किया, वापस उसने पूरा आउटपुट दिखा दिया। इंटरप्रेटर क्या करता था? किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन भेजता था। यानी कि जब कंपाइल करते थे प्रोग्राम तो पहले वो एक लाइन चेक करता है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन चेक करेगा, फिर तीसरी करेगा। यानी कि वो हर बार जैसे पहली लाइन उसने चेक की तो वो दिखाया उसने आउटपुट, फिर दोबारा दूसरी लाइन चेक की, फिर उसका आउटपुट तो वो दिखाया। तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन करता था। और कंपाइलर क्या करता था? एक बार में। कंपाइलर का जो एग्जाम्पल है वो C और C++ है।
और इंटरप्रेटर का जो एग्जाम्पल है वो एक तो बेसिक होती थी पुरानी, और आजकल की डेट में पाइथन जो हम लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे वो भी इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।